चलिए, स्वागत है आप सभी लोगों का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑडिटिंग में अभी हमने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा कि ऑडिटिंग कैसे कंपनी एक्ट से रिलेट करती है। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन लगातार इसी के साथ साथ ज़रूर रहना है। ठीक है, चलिए तो अब इसमें क्या है देखिएगा। हम चैप्टर 10 को देखेंगे। हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो हम लोगों ने कल पढ़ा कि कौन कौन से कंपनी एक्ट के अंदर कौन कौन से अधिनियम कौन कौन से इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं आपके लिए चैप्टर 10 के अंदर देखेंगे। चैप्टर 10 के अंदर कौन कौन सी सेक्शंस ऐसी हैं जो हमारे इससे रिलेट करती हैं। आपको ध्यान हो तो चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा इसी से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर बात कही गई है। ठीक है, चैप्टर 10 के अंदर यानी अध्याय 10 जो है हमारा किसके बारे में बताता है? ऑडिटर एंड ऑडिटिंग। किसके बारे में बताता है? ऑडिटर एंड ऑडिटिंग। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंकेक्षक और अंकेक्षण। ठीक है, अब इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, कौन सी सेक्शन से लेकर कौन सी सेक्शंस तक हमारे इसके अंदर बात की गई थी। तो आप लोगों ने देखा था कि कल हम लोग जो एनालिसिस कर रहे थे वो एनालिसिस कर रहे थे सेक्शन नंबर 139 से लेकर स्टूडेंट्स 148 तक, सेक्शन 148 तक 139 से लेकर 148 के बीच के अंदर इसके अंदर बातें कही गई हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे होती है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है ये सेक्शन हमको क्या बताती है, कैसे बताती है, ये हमको देखना होगा। तो देखिए सेक्शन 139 से लेकर 148 तक इसके बारे में किस किस के बारे में कही गई है पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है हर बार देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो बन रहा है वो इससे भी बन रहा है कि यह जो बात कही गई है कौन से सेक्शन में कही गई है। तो हमको कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमको स्टैटिक क्वेश्चन पे भी लगातार ध्यान देना है कि जो ये बात कही गई है वो कौन से सेक्शन में कही गई है। ठीक है, जैसे अब मैं आपको सेक्शन बताता हूँ कि 139 में क्या कहता है, 140 किसके लिए है, 141 किसके लिए है, ऐसे ये सारी की सारी किसके लिए हैं। सबसे पहले हमको यही दिमाग के अंदर रखना है। ठीक है, देखिए जैसे 139 की हम लोग बात करें, सेक्शन नंबर 139, सेक्शन नंबर 139 जो हमसे कहता है वो कहता है कि हमको नियुक्ति कैसे करनी है। 139 किसके बारे में बताता है स्टूडेंट्स? अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है कि अपॉइंटमेंट जो हमको करना है वो कैसे करना है। किसके बारे में बताता है? अपॉइंटमेंट के बारे में। ठीक है, अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसे की जाती है, नियुक्त करने के लिए कौन कौन हो सकता है। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, वो सब जो आएंगी इसी के अंदर आएंगी कि एक ऑडिटर की नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास सेक्शन नंबर 139 के बाद आपके पास आता है सेक्शन नंबर 140। सेक्शन नंबर 140 जैसे ही आता है अपॉइंटमेंट, उसके बाद आता है कि रिमूवल यानी कि उसे पद से हटाना या उसने पद त्याग किया या विशेष नोटिस के द्वारा उसको हटाया जाता है। तो उसके लिए क्या प्रोविज़न लिखे हुए हैं, यानी 139 की अगर हम लोग बात करें, सेक्शन 139 के बाद 140 वो क्या कहता है आप लोगों से? रिमूवल के बारे में बताता है। ठीक है, कि उसको हटाना है तो कैसे हटाएंगे रिमूवल, या वो रिज़ाइन देता है। ठीक है, या जो है वो क्या काम करता है? स्पेशल नोटिस उसके खिलाफ़ पास किया जाता है, विशेष प्रस्ताव पास किया जाता है, यानी कि उसको पद से हटाया जाता है इसके बारे में, या त्यागपत्र दिया है उसने तब उसके बारे में बात इसी सेक्शन के अंतर्गत होगी, या विशेष नोटिस देकर उसको हटाया जाता है या विशेष नोटिस के आधार पर उसे हटाया जाता है, तो वह बात भी किसके अंदर आएगी? इसी के अंदर आएगी। ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 139 अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है और 140 जो है वो आपकी किससे रिलेटेड है? रिमूवल से रिलेटेड है, पद से हटाने से रिलेटेड है। ठीक है, अब
141 में क्या आएगी उसकी, 141 आती है उसकी योग्यता और अयोग्यता की, कि वो योग्य है या अयोग्य है, उसके लिए क्या क्या योग्यता, एबिलिटीज़ के लिए उसकी क्या क्या शर्तें हैं, और वो एलिजिबल अगर नहीं है तो क्यों एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में बात बताया जाता है। तो सेक्शन नंबर 141 की हम लोग बात करेंगे। सेक्शन नंबर 141 आपको बताता है उसकी एबिलिटीज़, ठीक है, और डिसएबिलिटीज़। ध्यान रखेंगे आप लोग, योग्यताएं क्या होती हैं एक अंकेक्षक में और अयोग्यताएं क्या होती हैं, ये दोनों के बारे में चर्चा करेगा। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि एक अंकेक्षक के लिए क्या क्या, और एक अंकेक्षक कौन कौन अंकेक्षक नहीं बन सकता, इसके बारे में आपसे बात करेगा। जैसे ही आप लोगों की एबिलिटीज़ आएगी, इसके बाद जो अगला सेक्शन होता है वो रेम्यूनरेशन का होता है, पारिश्रमिक का होता है, कि पारिश्रमिक जो है वो कैसे दिया जाएगा, कितने रुपए उसको तय करे जाएंगे, उसे पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा या फिक्स दिया जाएगा, ऐसी तमाम बातों की चर्चा इस सेक्शन में की जाती है। यानी जो नेक्स्ट सेक्शन है आप लोगों का, वो कैसा सेक्शन है आपका, पारिश्रमिक, रेम्यूनरेशन के बारे में बताता है। तो 142 लिखेंगे आप लोग, सेक्शन नंबर 142 किसके बारे में बताता है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। एक अंकेक्षक की योग्यता क्या होनी चाहिए, अंकेक्षक की योग्यता क्या बताएगा इसमें आप लोगों की, अंकेक्षक की योग्यता, एक अंकेक्षक का पारिश्रमिक कैसे निर्धारित किया जाएगा, कौन इसको तय करेगा, इसके बारे में चर्चा की जाती है सेक्शन नंबर 142। सेक्शन नंबर 142 के बाद बच्चों जो आता है वो आता है आपका कि उसके ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके राइट क्या है, यानी उसके अधिकार, उसके कर्तव्य, उसके उत्तरदायित्व पर चर्चा की जाती है। यानी सेक्शन नंबर 142 के बाद सेक्शन नंबर 143 पे अगर हम लोग एनालिसिस करें तो सेक्शन नंबर 143 स्टूडेंट्स वो किसके बारे में बताता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी क्या हो गया कि यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं और उसके उत्तरदायित्व क्या हैं, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, ठीक है। कहाँ पे दी जाती है, सेक्शन नंबर 143 में। स्टूडेंट कौन से सेक्शन में, 143 में। ध्यान रखना आप लोग, 139 से 143 तक हम लोग आ चुके हैं। 144 की अगर हम लोग बात करें, 144, तो 144 में बताया गया है कि ऑडिटर कौन कौन सी सेवाएं नहीं दे सकता। यानी वो कंपनी में अंकेक्षक बन गया है, ऑडिटर बन गया है, ऑडिटर बनने के बाद क्या वो खातों को बना सकता है, क्या वो जो है शेयर होल्डर बन सकता है, या कौन कौन सी सेवाएं वो नहीं दे सकता है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। यानी सेक्शन नंबर 144 पे हम लोग जा रहे हैं। तो 144 पे स्टूडेंट्स देखिएगा, सेक्शन नंबर 144 क्या बताता है, 144 हमको सेवाएं जो अंकेक्षक नहीं दे सकता, सर्विस हु इज़ बैंड फॉर ऑडिटर, ठीक है। यानी ऐसी सेवाएं जो अंकेक्षक नहीं दे सकता, ऐसी सेवाएं जो अंकेक्षक नहीं दे सकता, ऐसी सेवाएं जो अंकेक्षक नहीं दे सकता, ठीक है। ये याद रहेगा आप लोगों को। इसके बाद अगला जो सेक्शन आएगा, अगला सेक्शन आएगा सिग्नेचर का, कि वो जब रिपोर्ट तैयार करता है ऑडिटर तो उस पर सिग्नेचर करना कैसे करेगा, किसको पेश करेगा। यानी ऑडिटर रिपोर्ट पर सिग्नेचर से रिलेटेड बातें बताई गई हैं नेक्स्ट सेक्शन में। कौन सा सेक्शन, 145, सेक्शन नंबर 145 पे हम लोग जाते हैं स्टूडेंट्स। तो 145 क्या कहता है देखिएगा, सेक्शन नंबर 145 क्या बता रहा है, सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट,
है ना, ऑडिट रिपोर्ट तैयार कौन करता है, ऑडिटर करता है, तो उस पर सिग्नेचर करने का उसका अधिकार है, दायित्व है, कर्तव्य है, क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएगा सेक्शन नंबर 145। यानी ऑडिट रिपोर्ट यानी अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर, अंकेक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर की बात करेगा कि हस्ताक्षर होंगे तो कैसे होंगे, किसके सामने पेश किए जाएंगे, कब इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ऐसी बातों की चर्चा इसके अंदर की जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों का? यहाँ तक आ गया आपके पास, सिग्नेचर हो गए, ये आपका सर्विस हो गया। इसके बाद हमारे पास कितने बचे अभी, 146, 147, 148, तो 46 की बात करें हम लोग, सेक्शन नंबर 46 में पहुंचता है बच्चों एजीएम में पहुंचने का अधिकार। यानी सेक्शन नंबर 146 की बात करें तो क्या एजीएम में उसको बुलाया जाता है, या एजीएम में अगर उसको नहीं बुलाया गया तो क्या करेगा, या एजीएम में उसका पहुंचने का अधिकार कैसा है, ये सब बातों की चर्चा की जाती है। तो यानी 146 में क्या कहता है कि एजीएम में पहुंचने का अधिकार, राइट। ठीक है, 146 सेक्शन नंबर 146 में क्या कहता है, एजीएम में पहुंचने का अधिकार, यानी राइट टू अटेंड द एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा में शामिल होने का अधिकार, एजीएम में शामिल होने का अधिकार, एजीएम में शामिल होने का अधिकार, ये कौन सा कहता है आपका 146। क्वेश्चन कौन सा आ गया, 146। अब आपके पास दो बचे, 147 जो आता है वो पेनल्टी के लिए आता है, जुर्माने के लिए आता है। अगर ऑडिटर नियम के आधार पर फॉलो नहीं करता है, नियम के हिसाब से नहीं चलता है, नियम के हिसाब से खाते नहीं बनाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना किस आधार पर लगेगा, कैसे लगेगा, ये बातें इसके अंदर बताई जाती है। तो 147 के अंदर क्या बताया गया स्टूडेंट्स, सेक्शन नंबर 147 में बताया गया है पेनल्टी, क्या बताई गई है, पेनल्टी, जुर्माना, कि एक अंकेक्षक पर कैसे जुर्माना लग सकता है, कितने रुपए का जुर्माना लग सकता है, ऐसी तमाम बातों की चर्चा इसके अंदर की जाती है। अब बचा तुम्हारे पास लास्ट 148। 148 में जो बताया जाता है वो लागत अंकेक्षण के बारे में बताया जाता है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताया जाता है कि लागत अंकेक्षण क्या होता है, लागत अंकेक्षण कहाँ कहाँ पर करना पड़ता है, लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, कॉस्ट अपॉइंटमेंट होगा तो कौन हो सकता है, उस कौन कौन सी कंपनियों में कॉस्ट ऑडिट का कराना कंपलसरी होता है। ऐसी तमाम बातों की चर्चा जो की जाती है वो क्वेश्चन कौन से सेक्शन में की जाती है, सेक्शन नंबर 148। तो सेक्शन नंबर 148 लिख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 148 में लिखेंगे लागत अंकेक्षण के बारे में बताती है, किसके बारे में बताती है, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बताती है, लागत अंकेक्षण के बारे में स्टूडेंट्स बताती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, लागत अंकेक्षण कॉस्ट ऑडिट के बारे में। इस तरीके से हमारी ये सारी सेक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये सारी सेक्शंस हमारे पास आती हैं। सेक्शन नंबर 139 से शुरू होके 148 तक टिप्सों पे याद रखना है। देखो, पहले अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। जब अपॉइंटमेंट होगा तभी तो उसे हटा सकने की बातें होगी। तो पहले अपॉइंटमेंट, फिर उसके बाद रिमूवल। जब हटाने की बात होगी, रखने की बात होगी, तो सैलरी की बात कौन करेगा। तो इसलिए तीसरे नंबर पर आता है पारिश्रमिक। देख लीजिएगा, अपॉइंटमेंट आया, रिमूवल आया, और उसके बाद आया यहाँ पर एबिलिटीज़, यानी उसकी योग्यता पहले चेक करोगे। योग्यता के आधार पर फिर क्या करना है आपका, रेमूनरेशन। जब पारिश्रमिक तय हो गया तो फिर वो काम करेगा, हमारे यहाँ काम करेगा, तो हम उसको कहेंगे कि भैया ये तेरे अधिकार हैं, ये तेरे क्षेत्र में आते हैं। तो ड्यूटीज़ की बात होगी, राइट्स की बात होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, और साथ ही उसे बता दिया जाएगा तुझे ये काम नहीं करना है, कभी सब जगह टांग अड़ाता फिर जाए। इसलिए नेक्स्ट हो जाता है सर्विस हु इज़ बैंड फ्रॉम ऑडिटर। ठीक है,
फिर वो उसके बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करा करेगा तो उस पर सिग्नेचर करेगा, ठीक है, क्या करेगा, उस पर सिग्नेचर करेगा। ये सब सिग्नेचर करने के बाद ये सब रिपोर्ट कहाँ पर शामिल की जाती है, एजीएम में। तो एजीएम की बैठक में उसको शामिल होने का अधिकार हमेशा होगा। अगर ऐसा वो नहीं करता या नियमों के आधार पर नहीं चलता है तो पेनल्टी लगेगी। और सबसे लास्ट में कॉस्ट ऑडिट। तो इसी सीरियल से आपको याद रखना है कि सेक्शन 139 से 148 तक क्या होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। मैं इसको रिमूव करता हूँ। फिर इसके बाद हम लोग बताएंगे कि एक ऑडिटर जो है अपॉइंट होता है तो वो कौन कौन कंपनी में कौन कौन कैसे कैसे अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिएगा, देखिए हमारी कंपनी में जो ऑडिटर होते हैं, हमारी कंपनी में जो ऑडिटर होते हैं वो 3 तरह के ऑडिटर होते हैं। एक तो वैधानिक अंकेक्षण होता है, एक लागत अंकेक्षण होता है और एक सचिवीय अंकेक्षण होता है। कितने तरह के अंकेक्षण होते हैं स्टूडेंट्स? 3 तरह के अंकेक्षक हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होता है, देखिएगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों का। पहला हमारे पास होता है कि जो हमारे यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं तो 3 तरह के अंकेक्षण हमारे यहाँ होते हैं, ठीक है। यानी अपॉइंटमेंट की अगर बात करें हम लोग, अब हम देखिए अपॉइंटमेंट की बात करेंगे सारी की सारी। अपॉइंटमेंट का मतलब हो गया कि नियुक्ति की बात करेंगे और नियुक्ति का सेक्शन अभी हमने पढ़ा। सेक्शन कौन सा इसके लिए? 139, ठीक है। कौन सा सेक्शन है? 139, ठीक है, 139। जो भी हम लोग नियुक्ति की बात करेंगे इसी सेक्शन के अंदर करेंगे। नियुक्ति चाहे साधारण नियुक्ति हो, चाहे विशेष नियुक्ति हो, चाहे पुनर्नियुक्ति हो, चाहे पद खाली हो गया हो, आकस्मिक रिक्ति के कारण से कैजुअल वैकेंसी हो गई हो, तो उसमें कैसे अपॉइंट किया जाता है। तमाम तरह की अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, सबकी सब 139 में आएंगी और सब सेक्शन बदलते रहेंगे। 139(2), 139(7), 139(5), 139(6), ये सब हम लोग देखेंगे। फ़िलहाल हमको क्या देखना है कि 3 तरह की ऑडिटिंग होती है, वैधानिक अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण और सचिवीय अंकेक्षण, ठीक है। तो वैधानिक अंकेक्षण यानी स्टैट्यूटरीज ऑडिटिंग, ठीक है। वैधानिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण, ये जो वैधानिक अंकेक्षण होता है स्टूडेंट्स, वैधानिक अंकेक्षण या इसको हम कंपनी अंकेक्षण भी बोल सकते हैं। कंपनियों में इसी तरह का अंकेक्षण होता है। ये जो वैधानिक अंकेक्षण होगा, ठीक है, ये कौन हो सकता है? यह है सबसे पहली बात तो ICAI का मेंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ICAI का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट का क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए, यानी योग्य व्यक्ति होना चाहिए। योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है? CA हो सकता है सिर्फ। कौन हो सकता है? CA। हिंदी में इसको बोलते हैं सनदी लेखाकार। क्या बोलते हैं इसको? सनदी लेखाकार, ठीक है। तो तुमसे पूछे कि भी कंपनी में अंकेक्षण कौन होता है, तो सीधी सी बात ICAI का मेंबर्स होता है। कंपनी अंकेक्षण में योग्य व्यक्ति कौन होता है? CA होता है, सनदी लेखाकार होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। किसकी बात करें हम लोग? कॉस्ट ऑडिट की बात करेंगे। कॉस्ट ऑडिट की अगर बात करते हैं लागत अंकेक्षण, तो यह किन कंपनियों में होता है वो बाद की बात है, हम सेक्शन 148 में पढ़ेंगे। लेकिन कॉस्ट ऑडिट करने के लिए वह व्यक्ति कौन होना चाहिए? ICWAI का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ICWA करा हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर CA करा हुआ है यानी ICAI का मेंबर है तो वह व्यक्ति भी कॉस्ट ऑडिट कर सकता है, ठीक है ना। यह भी कर सकता है, यह भी कर सकता है। और तीसरा होता है कंपनी सेक्रेटरीज, ठीक है, सेक्रेटरियल्स ऑडिट, सेक्रेटरियल्स ऑडिट यानी सचिवीय अंकेक्षण। सचिवीय अंकेक्षण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? वो सिर्फ CS के द्वारा किया जा सकता है, कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा किया जा सकता है। उसने ICSI की परीक्षा पास की हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वहाँ से उसने अगर पास की हो तो वह व्यक्ति जो है सचिवीय अंकेक्षण कर सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये सेक्शन की बात करी जाए तो इसमें 148 में हम लोग बात करेंगे और ये 204 सेक्शन 204 में
इसके बारे में बात की गई। सचिवीय अंकेक्षण की बात करें तो सेक्शन नंबर 204, और लागत अंकेक्षण की वो पता ही हमने पीछे पढ़ी अभी आपकी सेक्शन नंबर 148, और ये हम लोग पढ़ ही रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिएगा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति सीए हो सकता है, यानी कि सीए होने के लिए क्या पर्सनल या फर्म हो सकती है या कंपनी हो सकती है। ठीक है ना, ये सब अपॉइंटमेंट चल रहा है, अपॉइंटमेंट हम लोग सीख रहे हैं। तो अपॉइंट जो कर सकते हैं, क्या एक पर्सन को ही करेंगे या एक फर्म को भी कर सकते हैं या एक कंपनी को भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, देख लीजिएगा। अब हम आप लोगों से जो डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति सीए हो सकता है। ठीक है ना, कर लिया आप लोगों ने। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं कि एक फ़र्म को अपॉइंट कर सकते हैं क्या सीए के लिए, ये वाली बात आती है। ठीक है, चलिएगा, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास तीन तरह की जो है तीन तरह की हमारे पास क्या होती है कि काम करने के तरीके होते हैं, फॉर्म्स होती हैं, जैसे इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और कंपनी। तो क्या एक सीए जो होता है वो एक पर्सन ही हो सकता है, वो फर्म बना के नहीं रह सकते, फर्म बना के काम नहीं कर सकते क्या, या कंपनी बना के काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, काम तो वो कर सकते हैं। तो कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में देखिए। जो एक सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, संधि लेखाकार जो होता है, संधि लेखाकार जो होता है, यह व्यक्ति जो होता है, सीए जो होता है, ये सीए का जो काम है ऑडिट का काम करता है। और जो ये ऑडिट का काम करता है, ये ऑडिट का काम के लिए एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति हो सकता है। वैसे व्यक्ति शब्द लिखा हुआ है बुक में, तो व्यक्ति कह सकते हैं, फर्म के तौर पर हो सकती है। आप जानते हैं जब दो या दो से व्यक्ति मिलकर काम करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं, और पार्टनरशिप के फॉर्म को ही हम लोग फर्म कहते हैं। और तीसरा होता है कारपोरेट बॉडी, कारपोरेट बॉडी यानी समामेलित संस्था, समामेलित संस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपनी बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि एक व्यक्ति अगर कोई सीए है तो वह खातों की जांच कर सकता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है तो वह व्यक्ति खातों की जांच कर सकता है। एक सीए खातों की चेकिंग कर सकता है। एक फर्म है वो भी खातों की जांचें कर सकती है, बशर्ते कि उसके फर्म के अंदर सभी जो फर्म के मेंबर्स हों वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या खातों की जो ऑडिट करी जाती हो वो उनके द्वारा की जाती हो, उन मेंबर्स के द्वारा की जाती हो जिन्होंने सीए की परीक्षा पास की हो। तो इसका मतलब कि इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति भी क्या कर सकता है, खातों की जांच कर सकता है, और एक फर्म भी खातों की जांच कर सकती है। ठीक है, एक व्यक्ति और एक फर्म, लेकिन कंपनी के तौर पर है। और आप जानते हो कि कंपनी कैसा होता है, आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, आर्टिफिशियल कहा जाता है, कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। जो कृत्रिम है, बनावटी है, वो कभी खातों की जांच कैसे कर सकती है, जो खुद ही बनावटी है। इसलिए अगर कोई सीए मिलकर कंपनी बनाते हैं, कारपोरेट बॉडी बनाते हैं, तो वह खातों की जांच नहीं कर सकते। ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन अगर बने कि क्या एक व्यक्ति खातों की जांच कर सकता है, कर सकता है। क्या एक फर्म खातों की जांच कर सकती है, कर सकती है, जिन्होंने सीए की परीक्षा पास की। क्या एक कारपोरेट बॉडी, निगमित संस्था, समामेलित संस्था खातों की जांच कर सकती है, नहीं कर सकती। ध्यान रहेगी आप लोगों को। अच्छा, एक व्यक्ति जो है अधिकतम कितनी कंपनियों की ऑडिट कर सकता है? एक सीए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है? देखिए, एक पर्सन अधिक से अधिक 20 कंपनियों का ऑडिट कर सकता है। कितनी कंपनियों का ऑडिट कर सकता है? 20 कंपनियों का ऑडिट कर सकता है, 20 कंपनी का। तो यहाँ पे अगर क्या होगा, तो एक मेंबर 20 का, जितने मेंबर हैं उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। सपोज़ करो कि इनके यहाँ जो फर्म में मेंबर्स हैं, फर्म के मेंबर्स कितने हैं, फर्म के मेंबर्स हैं इनके यहाँ 10। कितने मेंबर हैं इनके यहाँ? 10 मेंबर हैं। तो एक मेंबर 20 को कर सकता है, तो 10 मेंबर कितने करेंगे, मिलाकर हो गया 200।
ये 200 कंपनियों को ऑडिट कर सकती है फर्म ये वाली। या ईच मेंबर यानी ईच मेंबर 20 कंपनीज़, एक मेंबर्स 20 कंपनियों का ऑडिट कर सकता है, बस ये ध्यान रखनी है। और कारपोरेट बॉडी, क्योंकि हमने कारपोरेट बॉडी को एनालिसिस किया, कारपोरेट बॉडी तो कभी कर ही नहीं सकती है। ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि जो समामेलित संस्था है या कंपनी है वो अगर बन गई है तो वो खातों की जांच कभी कर ही नहीं सकती है। वो व्यक्ति के फॉर्म में कर सकती है या फर्म के फॉर्म में कर सकती है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात ध्यान रहेगी आप लोगों की। अच्छा, दूसरी बात आप लोगों को ध्यान में क्या रखनी है, इसी के साथ आप एक बात और हैंड टू हैंड समझ लीजिएगा। 139 में ही सारी बातें चल रही हैं हम लोग कि एक सीए का जो पीरियड होता है वो कितना हो सकता है, यानी कितने समय के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, ध्यान रखेंगे कि 2 तरह की कंपनियों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। एक हम लोग करेंगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और एक सरकारी कंपनी, है ना, यानी निजी कंपनियां, गैर सरकारी कंपनी और सरकारी कंपनी। इन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं वो सिर्फ उसके 2 ही बेस रखे हैं। एक बेस रखा है उन्होंने गवर्नमेंट कंपनियां, एक बेस रखा है इन्होंने नॉन गवर्नमेंट कंपनियां। तो सरकारी कंपनियों के लिए अलग नियम है, गैर सरकारी कंपनियों के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो जब भी कभी तुम्हें खाली कंपनी लिखा मिलेगा तो कन्फ्यूज़न होती है कि यह जो बात की गई है यह सरकारी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं या गैर सरकारी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको तुरंत समझना है कि वह गैर सरकारी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। गैर सरकारी कंपनी का मतलब हो गया कि जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। तो गैर सरकारी कंपनी की ही यहाँ पर बात कर रहा है कि एक व्यक्ति जो सीए बना है या फर्म के अंदर जो पर्सन है वो सीए बना है, उसका एक टेन्योर, उसका जो पीरियड है वो कितना हो सकता है, कितनी अवधि के लिए वो सीए बनता है। तो ध्यान में रखेंगे कि 2 तरीके से हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर। प्रथम अंकेक्षण की नियुक्ति, यानी जब कंपनी शुरू हुई है, कंपनी जिस वर्ष समामेलित हुई है, कंपनी का अस्तित्व जिस दिन जन्म हुआ है वह वाला वर्ष और उसके बाद वाले वर्ष। तो वह वाला जो वर्ष जो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑडिटर, जिस साल में कंपनी ने जन्म लिया है, कंपनी का अस्तित्व जो है वो आया है, उसमें जो नियुक्त किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर। क्या बोलेंगे उसको? फर्स्ट ऑडिटर। तो उसमें अपॉइंट करने के नियम अलग हैं और बाद के नियम जो है बाद के सब्सिक्वेंट ईयर्स में, अनुगामी वर्षों में उनके नियम जो है अपॉइंटमेंट करने के अलग हैं। ये सब हम लोग करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं आपसे कि आगामी की बात होगी, फर्स्ट की कभी बात नहीं होगी। तो इसका जो टेन्योर होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फर्म के अंदर कोई व्यक्ति हो, तो वह जो लगता है उसका पीरियड कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर्स। मैं गलत बता रहा हूँ आप लोगों को कि इंडिविजुअल पे ध्यान रखें, खाली इंडिविजुअल पे कितना होता है? 5 ईयर्स के लिए। यानी एक व्यक्ति जब खातों की किसी कंपनी में ऑडिट करता है तो उसको अपॉइंटमेंट कितने सालों के लिए किया जाता है? 5 ईयर्स के लिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति की अगर 2nd ईयर्स में अपॉइंटमेंट होता है तो वो 6th ईयर तक रहता है, 3rd ईयर में लगता है तो 7th ईयर तक रहता है, 4th में रहता है तो 8 तक रहता है। तो इन सब का टेन्योर कितना हो गया? देखिए 5 ईयर्स। तो एक सीए का जो अपॉइंटमेंट है वो कितने साल के लिए हो गया? 5 साल के लिए। लेकिन वहीं अगर फर्म की बात करें तो इसका भी टेन्योर 5 ईयर्स ही है। कितना है? 5 ईयर्स ही है। कितना है? 5 साल के लिए ही नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब यहीं से क्वेश्चन और रिपीट होता है कि क्या एक सीए को लगातार 5 साल के लिए अपॉइंट हो गया, यानी एक टेन्योर, एक अवधि कितने की हो गई इसकी? 5 साल। इसकी भी अवधि कितनी है? 5 साल। इसको बोलेंगे एक टेन्योर, एक अवधि। ठीक है, तो एक सीए को, ये जो इंडिविजुअल है, ये जो व्यक्ति पर्सन है, इसको क्या लगातार 2 बार अपॉइंट किया जा सकता है? यानी एक बार 5 साल, फिर अगले 5 साल। तो इसके लिए नियम क्या कहता है, समझ लीजिएगा। इसके लिए नियम क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को जब अपॉइंट किया जाता है सीए के लिए, तो यहाँ पे वो एक टेन्योर के बाद उसको गैप करना पड़ेगा
और फिर उसके बाद वो फिर एलिजिबल हो जाता है, ठीक है ना, सेकेंड टेन्योर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 साल के लिए यहाँ अपॉइंट किया गया, 5 साल बाद उसको एक टेन्योर यानी 5 साल के लिए उसको मना किया जाएगा, 5 साल के लिए उसको छुट्टी दी जाएगी और फिर एक बार का गैप करने के बाद वो दोबारा पुनः अवधि में अपॉइंट किया जा सकता है। इसका मतलब लगातार 2 बार 2 अवधि के लिए उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि लगातार 10 साल कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में खातों की ऑडिट नहीं कर सकता। यानी 5 साल ऑडिट करेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर गैप हो जाएगा 5 साल का, फिर अगले वाले 5 साल में फिर हो जाएगा, तो 5 गैप होने के बाद फिर 5, तो लगातार 10 साल नहीं हुआ ना, 5 साल के बाद क्या कर दिया, गैप कर दिया। यहाँ की अगर हम लोग बात करें फर्म के अंदर, तो फर्म क्या कहता है, फर्म 2 टेन्योर के लिए हो सकती है, 2 अवधि के लिए हो सकती है। यानी पहली अवधि 5 साल, फिर दूसरी अवधि 5 साल। यहाँ ऐसे देखिए 5 + 5 यानी 10 साल के लिए लगातार अपॉइंट हो सकती है फर्म। उसके बाद फिर उसको एक टेन्योर का गैप दिया जाएगा, एक टेन्योर का मतलब 5 साल का गैप दिया जाएगा, फिर वो अगले फिर लग सकती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, इस तरीके से फिर उसको गैप दिया जाएगा, फिर कर सकती है। यानी तो फर्म जो है वो 10 साल के लिए लगातार काम कर सकती है, 2 टेन्योर के लिए, 2 टेन्योर के बाद एक टेन्योर का गैप देना पड़ेगा, फिर 2 टेन्योर के लिए लग जाएगी, फिर ऐसी गैप देना पड़ेगा, फिर 2 टेन्योर के लिए हो जाएगी। व्यक्ति जो है वो सिर्फ 5 साल के लिए, फिर गैप, फिर 5 साल, फिर गैप, फिर 5 साल, फिर गैप, फिर 5 साल, ऐसे ही काम करेगा। फर्म जो काम करेगी वो कैसे काम करेगी, 10 फिर गैप, फिर 10 फिर गैप। समझ में आ गया बात। यानी मैं कहना जो चाह रहा हूँ आप लोगों से वो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ अगर हम लोग बात करें तो जो पर्सन है उसका जो अपॉइंट किया जाता है, देखिएगा मैं ग्रीन से करूँगा यहाँ पे, इसके लिए अगर बात करें तो ये 5 साल के लिए अपॉइंट रहेगा, फिर यहाँ पर गैप हो जाएगा उसका, ठीक है, यहाँ पर गैप रहेगा, ये जो गैप रहेगा 5 साल के लिए ही गैप रहेगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो सकता है यही वाला पर्सन 5 साल के लिए, फिर उसके बाद फिर ऐसी गैप हो जाएगा, ठीक है। और अगर फर्म की बात करें तो फर्म में क्या होगा स्टूडेंट्स कि वो 5 साल + 5 साल, ठीक है, ये 2 अवधि के लिए हो गया, फिर उसको गैप देना पड़ेगा आपको। ये जो गैप रहेगा, ये वाला जो गैप रहेगा, ये गैप कितने ईयर के लिए रहेगा, 5 ईयर्स के लिए ये गैप रहेगा। फिर वो दोबारा फर्म रीअपॉइंट हो सकती है 5 + 5 10 साल के लिए। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये कि 5 साल की अवधि के लिए अपॉइंट होता है, इसकी ये चीज़ हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है, बताइएगा, ठीक है। चलिए ये काफ़ी हो गया है, फिर लंबी वीडियो हो जाती है तो उसको अपलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स। तो अभी अपॉइंटमेंट में अभी 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रह रही हैं। अभी बेसिक सी बातें मैंने बताई है, अभी तो उसके जो पीरियड है, डेज़ हैं, कितने दिनों में अपॉइंट हो सकता है, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में अलग, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अलग, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं आप लोगों के लिए कि कैसे हमसे पॉसिबल हो पाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, आपसे पुनः मुलाकात होगी, ठीक है।